A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class health business studies. As you know very well, in the last few videos, we already discussed a very important chapter of this subject, that is in staffing. And you can see that what is the concept of the staffing, as well as what are the importance of the staffing process. And you know very well, staffing is a process by which we staff a right person, recruit a right person at a right place at a right time. In the staffing process, we are talking about the human resources, how we will recruit a right person at the right job, at the right place. So for create a better understanding regarding the whole staffing process, let's we discussed all the steps involved in the staffing process in detail. So firstly, let me start the staffing. You know very well, the main concern of the staffing function in an organization is a timely fulfillment of manpower requirement. The need for manpower arises in case starting a new business or expanding the existing one, or at the time of replacing those who recruit, retire, who quit, retire or transfer or promoted. यानी जो स्टाफिंग प्रोसेस है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा स्टेप है जिसे हम कह सकते हैं प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, यानी प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के बाद मैनेजमेंट का ये थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. ये जनरली तब ज़रूरत पड़ती है जब हम कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या बिज़नेस को एक्सपेंड करते हैं या किसी वन पर्सन को किसी दूसरे पर्सन से रिप्लेस करते हैं, क्योंकि वो पर्सन या तो जॉब को क्विट कर गया हो, या तो रिटायर हो गया हो, या तो ट्रांसफ़र हो गया उसका, या प्रमोटेड हो गया किसी अदर जॉब के. सो इन द स्टाफिंग प्रोसेस वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स. The first step is estimating manpower requirement. What is a manpower requirement? Manpower requirement involves forecasting and determining future manpower need of the organization. एक ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर में हमें कितने मैन पावर की ज़रूरत है ये डिसाइड करना, उसके बारे में ये फोरकास्ट करना, इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप ऑफ द स्टाफिंग प्रोसेस. इट इज एम टू डिटरमाइन द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय. यानी अंडर द फर्स्ट स्टेप ऑफ द स्टाफिंग प्रोसेस हम पहले डिसाइड करते हैं कितने नंबर में हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है. और देखो एक सिंपल सी बात है, नंबर का मतलब क्या है, कितने नंबर में एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है. और टाइप का मतलब यहाँ पर है, टाइप रेफर्स टू द स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, स्किल और एक्सपीरियंस टू बी परचेज बाय द एम्प्लॉयज़. यानी जो एम्प्लॉयज़ को हम रिक्रूट करेंगे, प्लेस करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जॉब देंगे, उसके पास क्या क्वालिफिकेशन, क्या स्किल और क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए. वाइल असेसिंग द टाइप ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, कंपनी शुड ऑल्सो मेक अ पॉलिसी टू अपॉइंट वुमेन, पर्सन फ्रॉम बैकवर्ड communities and person with special abilities such as physically challenged, visually and hearing impaired. Manpower requirement should be translated into a specific job description and desirable profile of the occupant. The desired qualification, experience, personality characteristics and so on. This information became the base for looking for a potential employees. यानी इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द स्टाफिंग प्रोसेस हम मैन पावर रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करते हैं, हमें कितने मैन पावर की ज़रूरत है, किस टाइप के मैन पावर की ज़रूरत है, उसके पास उस जॉब को पूरा करने के लिए किस तरह का नॉलेज, किस तरह की क्वालिफिकेशन, किस तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए. सो अंडर द फर्स्ट स्टेप ऑफ द स्टाफिंग प्रोसेस वी इन्वॉल्व द टू काइंड ऑफ द एनालिसिस. प्लीज नोट डाउन वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस. What is workload analysis? It involves determining number and type of human resources required to perform various jobs and to achieve organizational objective. यानी ऑर्गेनाइजेशन के
गोल को या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें कितने नंबर एंड कितने टाइप के ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, ये होता है वर्क लोड एनालिसिस। वर्क फोर्स एनालिसिस क्या बताता है? इट शोज द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल विद द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने टाइप के, कितने नंबर के ह्यूमन रिसोर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, यानी वर्कलोड कितने नंबर एंड टाइप के ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, वर्कफोर्स कितने नंबर एंड टाइप के ह्यूमन रिसोर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन द वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस विल बी नोन एज द मैन पावर रिक्वायरमेंट। ये बताता है कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें 15 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और करेंटली 8 एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग देयर। सो द डिफरेंस बिटवीन द 15 माइनस 8 इज 7 एम्प्लॉयज़। 7 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, लेकिन वो 7 एम्प्लॉयज़ की जो ज़रूरत है वो किस टाइप की होनी चाहिए, विच इज़ नोन एज एन एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। क्योंकि ये क्यों ज़रूरत है ये आप पिक्चर से समझ रहे होंगे। पिक्चर में देखो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, इसमें हम लोग बोलते हैं ओवर स्टाफिंग। ओवर स्टाफिंग इज़ एन अनडिज़ायरेबल सिचुएशन एंड लीड्स टू मोर पे और लेस वर्क, यानी हम ज़्यादा पे करें ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स को, लेकिन पेमेंट का करें। सो एवरी कंपनी नीड्स प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। Such analysis would reveal whether we are understaffed, oversubscribed, or optimally staffed. A situation overstaffing would require removal or transfer of employees, and a situation of understaffing would necessitate the starting of recruitment process. The aim is to have right number and right kind of people in the right place at the right time. So this is the first step of the staffing process. The second step of the staffing process is recruitment. Recruitment का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल लाइन से बताता हूँ। Recruitment is a process in which we stimulate the employees or prospective employees and encouraging them to apply for the job, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करें। इसके लिए हम रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। रिक्रूटमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड एनकरेज देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर जॉब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस जॉब को पाने के लिए अप्लाई करें, ये भी एक बड़ा स्टेप है। ये क्यों ज़रूरी होता है ये भी मैं बता दूँ। देखो, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमारे पास ऑप्शन कम होंगे तो ज़रूरी नहीं है, जैसे अगर हमारे पास एक पोस्ट खाली है तो सिर्फ एक ही कैंडिडेट आया इंटरव्यू देने के लिए या फिर जॉब को लेने के लिए, सो वी डू नॉट हैव अ सफिशिएंट चॉइस, हम उसमें क्या एनालाइज करें। लेकिन व्हेन वी हैव अ लॉट्स ऑफ एप्लीकेंट लाइक 10-20, तो जितना नंबर ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा होंगे उतना ही हमारे पास बेस्ट एम्प्लॉय के सिलेक्शन के चांसेस होंगे। टाइम ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, बट हमें एक सुटेबल एम्प्लॉय मिल पाएगा। So the information generated in the process or writing the job description, the candidate profile may use for developing the situation vacant advertisement. The advertisement may be displayed on the office gate or may be get published. This step involve locating the potential candidate or determining the source of potential candidate. The aim of recruitment is to create a पूल ऑफ एप्लीकेंट्स बाय लार्ज नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट। हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को इंड्यूस करें, मोटिवेट करें कि आप मेरे इस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या करें, अप्लाई करें। बोथ इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज may be used on recruitment. Internal sources give limited choice, whereas external sources give wider choice. ये internal sources of recruitment क्या होते हैं, external sources of recruitment क्या होते हैं, इन ये अपकमिंग वीडियोस में आप पढ़ोगे कि रिक्रूटमेंट यानी कि एम्प्लॉयज़ जो एप्लीकेंट्स होते हैं उसके दो सोर्स होते हैं। एक, आप अपने एम्प्लॉयज़ अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ में से किसी को उस पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर लो, या बाहर से एडवर्टाइजमेंट करा के प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स के थ्रू, कैंपस सिलेक्शन के थ्रू आप एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करो। सो इट इज़ डिपेंड ऑन यू। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ द स्टाफिंग प्रोसेस। पहला क्या था, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। आपने मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट किया कि आपको कितने मैन पावर की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग आपने एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया। फिर एडवर्टाइजमेंट इस वे में पब्लिश करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस जॉब के लिए अप्लाई करें। ओके,
So the third step of the staffing process is a selection. What is a selection? After the estimating manpower requirement, after a motivate to the external and internal sources of the recruitment of existing employee to apply for the such job, it is called recruitment में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं कि प्लीज़ कम एंड अप्लाई फॉर दिस जॉब. एंड selection means choosing the best person out of the pool of the prospective candidate developed through recruitment. यानी रिक्रूटमेंट के थ्रू हमने जो बहुत ज़्यादा एक प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट का पूल बनाया हुआ है, या कह सकते हो एक बहुत बड़ा समूह बनाया है, ग्रुप बनाया है, उसमें से जो आपके लिए बेस्ट है उस जॉब के लिए, यानी उसको हम क्या करते हैं, जॉब देते हैं. यानी सिलेक्शन इज़ डन थ्रू अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स लाइक अ प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट, और यू नो वेरी वेल सिलेक्शन प्रोसेस है वेरी लेंदी. इसमें हम प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, सिलेक्शन टेस्ट लेते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, और उसके बाद उनको हम जॉब देते हैं. सो द थर्ड स्टेप ऑफ द रिक्रूटमेंट अंडर द सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज it ensures that the organization gets the more suitable candidate out of various applicants. It enhances of the self-esteem and the prestige of those organized and convey to them the seriousness with which the things are done in the organization. यानी कि selection process से हम पहले तो most suitable candidate को select करते हैं, और इससे एक organization की seriousness झलकती है कि हम उस job में एक सही applicant या सही कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए कितने सीरियस हैं. एप्लीकेंट हु क्रॉस ऑल द हर्डल्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, जो एप्लीकेंट्स सिलेक्शन प्रोसेस के सारे हर्डल्स को क्रॉस करता है, आर ऑफर्ड एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट. उन्हें हम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या करते हैं, ऑफर करते हैं. सो दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ द स्टाफिंग प्रोसेस. द फोर्थ वन इज अ प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. व्हाट इज अ प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन? आफ्टर सिलेक्शन कैंडिडेट इज असाइंड अ सुटेबल जॉब. सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट को हम उसके लिए जॉब देते हैं जिसके लिए हमने उसको सेलेक्ट किया, लेकिन उसके लिए दो स्टेप अपनाते हैं, एक प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन. प्लेसमेंट मतलब रेफर्स टू असाइनिंग स्पेसिफिक जॉब टू द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट. आफ्टर प्लेसमेंट एम्प्लॉयज नीड इंडक्शन और ओरिएंटेशन. बेसिकली जब कोई नया एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट होकर आता है तो उस सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ को हम उसके जॉब्स के नेचर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में उसको बताते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस कल्चर को अडॉप्ट करता है, यहाँ पे कैसे काम करना है. वहीं ओरिएंटेशन एक इंट्रोड्यूस एक टेक्निक है जिससे हम एम्प्लॉयज़ को इंट्रोड्यूस कराते हैं बाकी अदर एम्प्लॉयज़ से, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड पॉलिसी के साथ फैमिलराइज हो सके. उस एम्प्लॉयज़ को हम ब्रीफ प्रेजेंटेशन देते हैं अबाउट द कंपनी, और उसके सुपीरियर, सबऑर्डिनेट और उसके कलीग्स के साथ उसका इंट्रोडक्शन कराते हैं. सो प्लेसमेंट मतलब सेलेक्टेड कैंडिडेट को स्पेसिफिक जॉब असाइन करना, और ओरिएंटेशन का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ को, सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ को अदर एम्प्लॉयज़ के साथ और ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड पॉलिसी के साथ फैमिलराइज करना, और उसे उस कंपनी के बारे में ब्रीफ प्रेजेंटेशन देना, सुपीरियर सबऑर्डिनेट कलीग्स के बारे में इंट्रोडक्शन कराना बेसिकली फॉर्मल वे होता है. और फिफ्थ स्टेप होता है आपका स्टाफिंग प्रोसेस का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. अब आप बताओ, हमने उस कैंडिडेट को रिक्रूट किया, कई सारे कैंडिडेट को रिक्रूट किया, मोटिवेट किया, उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट किया, फिर उसको प्लेसमेंट कराई यानी उसको जॉब दिया, उसको उसके कलीग्स के साथ, सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर के साथ फैमिलराइज किया. अब उसकी बारी होती है ट्रेनिंग की, क्योंकि यू नो वेरी वेल ट्रेनिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ एंड डेवलपमेंट इज़ मच मोर दैन द ट्रेनिंग. ट्रेनिंग में हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को उस पर्टिकुलर जॉब के बारे में उसकी नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी को बढ़ाते हैं. सो दिस स्टेप इम्प्रूविंग द जॉब नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी इन ऑर्डर टू इनेबल देम टू परफॉर्म देयर जॉब इफिशिएंटली. It motivates the employee to contribute more to organizational effectiveness and efficiency. Organization have either in-house training center or have tie up with the some institution to provide training to their employees. By offering opportunity for career advancement, organization are not only able to attract but also retain in talented people. So in the training and development step of the staffing process हम क्या करते हैं,
उस एम्प्लॉयज़ के अंदर जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, कॉम्पिटेंसी है रिगार्डिंग द पर्टिकुलर जॉब, उस इफ़िशियंसी को हम बढ़ाते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं और जिससे ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ती है, टाइम पे वर्क भी कंप्लीट होता है और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्स होता है, यानी मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है। और उसके साथ ही साथ उसके कैरियर के एडवांसमेंट की भी अपॉर्चुनिटी आती है, यानी कि अगर वो एम्प्लॉयज़ प्रमोट होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी अच्छी बात है, या फिर किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन में जाकर अपनी कंपनी का या फिर अपने देश का नाम रोशन करता है। सो दिस बिकम अ पॉसिबल फॉर द फिफ्थ स्टेप ऑफ द स्टाफिंग प्रोसेस, दैट इज इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो इट इज़ ऑल अबाउट द स्टाफिंग प्रोसेस। बेसिकली अगर हम स्टाफिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द स्टाफिंग प्रोसेस, दैट इज एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। सेकेंड, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिक्रूटमेंट। थर्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट द सिलेक्शन। फोर्थ इज अ प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन। फिफ्थ इज द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बट यू नो वेरी वेल, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। स्टाफिंग इज अ वेरी नैरो कॉन्सेप्ट, बट इन द सम ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन यू नो वेरी वेल, अ सेपरेट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और डिपार्टमेंट विल बी क्रिएटेड। यानी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े कंपनीज एक अलग से डिपार्टमेंट बनाती है स्टाफिंग प्रोसेस के लिए, स्टाफिंग के लिए, जैसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, वो स्टाफिंग प्रोसेस से क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। बट बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, अलग से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट क्रिएट करती हैं। लेकिन जब कोई ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है तो उसका काम सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तक ही नहीं रहता, उसके बाद वो परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग एंड कंपनसेशन जैसे स्टेप्स भी स्टाफिंग प्रोसेस में इंक्लूड करते हैं। बट अगर आपसे बेसिकली छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर पूछा जाए व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द स्टाफिंग प्रोसेस, सो वी विल टेल अबाउट द 5 स्टेप ऑफ द स्टाफिंग प्रोसेस: एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड placement and orientation, and number 5 is the training and development. But when we are talking about the large firm, biggest firm like Reliance, like Ambani Group, Adani Group, तो ये सारी कंपनीज, और आप बिग फ्यूचर ग्रुप के बारे में जानते होंगे, ये सब जब अपने यहाँ स्टाफिंग प्रोसेस रिक्रूट करते हैं, स्टाफिंग प्रोसेस क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेप तक ही लिमिट नहीं रहते हैं, उसके अलावा भी और भी बहुत सारे स्टेप्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो चलते हैं इस पर वो डिस्कस करते हैं द 3 मोर स्टेप फॉर द फर्म विदाउट सेपरेट HRD, दैट इज एन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। The 3 more step for firm without separate HRD. In certain small firms, there is a no separate human resource department. In such cases, line managers is required to perform 3 more steps. It means, in addition to the 5 steps, the staffing process will include 3 more stages. यानी जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अलग से अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस्टेब्लिश करते हैं, बट जो ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल होते हैं उस सिचुएशंस में वो इन द स्टाफिंग प्रोसेस इट रिक्वायर्स 3 मोर स्टेप्स, and these steps will be included in the staffing process. So the 6th steps, that is an performance appraisal. So performance appraisal refers to the systematic evaluation of employees' performance against predetermined standard and their potential for development. मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल एक तरह का सिस्टमेटिक इवेल्युएशन है एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस का अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉयज़ को पर्टिकुलर जॉब असाइन करने के बाद हम क्या करते हैं, उस एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं कि उसने प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वर्क किया है कि नहीं किया है, और इससे उसके डेवलपमेंट के पोटेंशियल को चेक किया जाता है कि वो अपने लाइफ में या अपने कैरियर में वो कितनी डेवलप करेगा। द स्टैंडर्ड आर मेड नोन टू द एम्प्लॉयज़ इन एडवांस। एम्प्लॉयज़ को जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो टारगेट्स हैं, वो पहले से बता दिए जाते हैं। एंड सुपीरियर इज़ टू बी प्रोवाइड फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस, और सुपीरियर से उनसे परफॉर्मेंस के बेसिस पे फीडबैक लिया जाता है।
The aim is determine potential of an employees for later assignments, promotion and transfer. और एम्प्लॉयज़ के पोटेंशियल को डिटरमाइन करना या उसको चेक करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम उनका प्रमोशन या फिर ट्रांसफ़र कर सकें ईजिली ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, और उनको फ्यूचर में किस तरह का असाइनमेंट देना ये भी बेसिकली इस बात पे डिपेंड करता है. ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव सम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीन्स ऑफ अप्रेजिंग द एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस. हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन चाहे फॉर्मल तरीके से चाहे इनफॉर्मल तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हैं यानी इवेलुएट करते हैं. द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल विल इंक्लूड डिफाइनिंग द जॉब, अप्रेजिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक. सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें what is a performance appraisal? Performance appraisal process or the steps of the staffing process in all types of the firm to determine the potential of the employees, to evaluate their work and determine the chances of their development. So the seventh step of the staffing process is promotion and career planning. You know very well what is the meaning of promotion and what is the meaning of career planning. Organization must encourage the employees to grow and realize their full potential. It becomes necessary for all organizations to address careers related issues and promotional avenues to serve employees long term interest. It means कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ को एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को प्रेस करता है ताकि ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस हम उसको प्रमोट कर सकें और उसके फ्यूचर कैरियर प्लानिंग को डिज़ाइन कर सकें. बेसिकली प्रमोशन आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पीपल्स कैरियर, क्योंकि हर एम्प्लॉयज़ के कैरियर की सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है उसके प्रमोशन, कि वो जिस डेजिग्नेशन या जिस पोस्ट पे वो वर्क कर रहा है नाउ इन द फ्यूचर दे विल बी वर्क ऑन द हायर अथॉरिटीज़, जिससे उसका पे भी बढ़ता है, उसकी पर्सनालिटी भी डेवलप होती है और उसका रैंक भी इंक्रीज होता है. प्रमोशन रेफर्स टू द एडवांसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉयज इन द मैनेजमेंट हायरार्की. प्रमोशन इज जनरली accompanied by the greater job responsibility, more say higher status and greater prestige. It means with the help of the with the help of the seventh step of the staffing promotion planning, with the help of the seventh step of the staffing process, that is in promotion and career planning, it is done after the performance appraisal. Once the performance appraisal completed, now we will look upon the promotion and the career planning of the particular employee. यानी उस एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को अप्रेस करने के बाद हम उसके फ्यूचर प्रमोशंस एंड फ्यूचर कैरियर प्लानिंग के बारे में डिस्कस करते हैं या फिर सोचते हैं कि उसे उसकी परफॉर्मेंस कैसी है. अगर उसकी परफॉर्मेंस अप टू मार्क है तो हम उसको और चैलेंजिंग वर्क देते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, उसको स्टेटस बढ़ाते हैं, उसकी सैलरी बढ़ाते हैं और उसके फ्यूचर की जो कैरियर प्लानिंग है वो भी इंक्रीज करते हैं यानी और इफेक्टिव बनाते हैं. So this is the seventh step of the staffing process. Now we are moving to the third and the last step of the staffing process, that is in compensation. So what is in compensation? Financial benefit plays an important role in attracting and retaining a competent group of employees. So managers should develop a sound compensation policy. You know very well कि money is an important factor for the employees and it is a very important factor for the motivation of any employees. So in the staffing process, on the basis of their performance, on the basis of their promotion, on the basis of their job assignment, it is very important to determine their suitable compensation because human resources are very important sources for any businesses. So it is a responsibility of every organization to provide us sufficient and adequate compensation, amount of compensation to their employees. The price of the job needed to be determined. Compensation refers to the form of pay or rewards given to employees. यानी बेसिकली compensation का मतलब होता है कि हम अपने employees को क्या पे कर रहे हैं या क्या reward दे रहे हैं. The compensation policy is significantly influenced by company's financial growth. You know very well, एक
एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को उतना ही कंपनसेशन दे सकती है जितनी उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होगी। सैलरी ऑफर्ड बाय कॉम्पिटिटिव फर्म उसी पोस्ट और उसी जॉब के लिए क्या सैलरी दे रही है, गवर्नमेंट ने क्या रूल्स बनाया है जस्ट लाइक लेबर लॉज, एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ ट्रेड यूनियन इन कंपनी पॉलिसी, यानी कंपनी और ट्रेड यूनियन के बीच में कैसी बार्गेनिंग पावर, यानी बेसिकली जो कंपनसेशन होता है उसका मतलब होता है कि हम कितना पे या रिवॉर्ड अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। और ये कंपनसेशन डिसाइड होता है कंपनीज की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बेसिस पे, कॉम्पिटिटिव फर्म कितना सैलरी पे कर रही है फॉर द पर्टिकुलर जॉब, गवर्नमेंट ने क्या रूल्स बनाए हैं लेबर एक्ट के थ्रू, एंड बार्गेनिंग पावर कैसी है ट्रेड यूनियन कंपनी पॉलिसी, यानी कंपनी की पॉलिसी और ट्रेड यूनियन के बीच में कैसी बार्गेनिंग की गई है, किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए हम कितना कंपनसेशन पे कर सकते हैं। If we are talking about the compensation in detail, so you can see that it may be in the form of compensation के दो फॉर्म होते हैं, first is a direct financial payment and second is a indirect payments. Direct financial payment like a wages, salary, incentive or commission. They can be either time based, daily, weekly, monthly और annually. यानी डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स का मतलब होता है कि जो मोनेटरी फॉर्म होता है, यानी कि जनरली कंपनी डायरेक्टली जो भी फाइनेंशियल पेमेंट करती है, जो भी मोनेटरी पेमेंट करती है टू देयर एम्प्लॉयज़, सैलरी के फॉर्म में, इंसेंटिव के फॉर्म में, कमीशन के फॉर्म में, वेजेस के फॉर्म में, उसे हम डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स कहते हैं। और ये पेमेंट्स जो होते हैं या तो टाइम बेस्ड होते हैं या तो परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं। टाइम बेस्ड मतलब या तो हम डेली वेजेस उसको देते हैं, वीकली वेजेस देते हैं, मंथली सैलरी देते हैं या एनुअली पैकेज देते हैं, या फिर परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। परफॉर्मेंस बेस्ड मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइम, कि वो कितना टाइम दे रहा है, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूनिट प्रोड्यूस, वो कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है या कितना यूनिट सोल्ड कर रहा है। प्रोडक्शन सेक्टर में बेसिकली प्रोडक्शन बेस्ड फाइनेंशियल पेमेंट्स होता है, और सेल्स सर्विसेज में, सेल्स सेक्टर में बेसिकली ये सेल्स के बेसिस पे होता है। और इनडायरेक्टली पेमेंट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रेंट फ्री होम, फ्री कार, यू नो वेरी वेल। बेसिकली इस तरह के परक्यूजर्स प्रोवाइड किए देते हैं फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ टू देयर, फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम फॉर देयर एम्प्लॉयज़। सो रेंट फ्री होम दे देना, फ्री कार देना। सो सर्टेन पे प्लान्स कैन बी क्रिएटेड विच आर कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम बेस्ड प्लस इंसेंटिव। और कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं कंपनसेशन के जिसमें हम टाइम बेस्ड पे भी करते हैं और इंसेंटिव देते हैं, यानी कि अगर वो इतना टाइम दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन को तो हम उसको उतना सैलरी तो देंगे ही देंगे, लेकिन उसके साथ साथ अगर उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो हम उसको इंसेंटिव भी देंगे। मैनेजमेंट में फॉर्मुलेट वेरियस प्लान ऑफ कंपनसेशन बट ऑल ऑफ देम शुड बी एडिक्वेट एंड इक्विटेबल। और ये सारे कंपनसेशन पॉलिसी जो होनी चाहिए या प्लान्स होनी चाहिए शुड बी एडिक्वेट एंड इक्विटेबल, मतलब ये पर्याप्त के साथ साथ समानता की भावना भी लानी, इक्विटी का भावना लाना चाहिए, फीलिंग्स लानी चाहिए। So you can see that the 8th step of the staffing process is a very important part of the management, because in this step of the staffing process we discuss about the suitable compensation provided to the employees to according to their job. हम उसको जिस तरह से जॉब उससे ले रहे हैं, जिस तरह से उससे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ को सुटेबल सैलरी, वेजेस या फिर अदर टाइप की इंसेंटिव या अदर टाइप का परक्यूजर्स प्रोवाइड करना चाहिए। परक्यूज मतलब सेवाएं, इट मीन्स अ फैसिलिटी, फ्री रेंट होम, फ्री कार, फ्री फैसिलिटी ऑफ गैस, स्वीपर, गार्डनर। यू कैन सी दैट इन द बिग MNCs कुछ उसके स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको ये स्पेशल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि वो उतने टाइप के उनको हम उस टाइप का या उस रैंक का हम उनसे सर्विस ले रहे हैं, तो हमें भी उनको उस टाइप की कंपनसेशन देना ज़रूरी है। सो यू कैन सी दैट इन सर्टेन टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली स्टाफिंग प्रोसेस में ये जो फर्स्ट फ्यू स्टेप्स हैं, लाइक एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सेलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये तो अडॉप्ट करते ही करते हैं। साथ ही साथ वो परफॉर्मेंस अप्रेजल का काम भी करते हैं, कैरियर प्लानिंग और प्रमोशन के बारे में भी डिस्कस करते हैं, एंड कंपनसेशन भी डिसाइड करते हैं अंडर द सिंगल स्टाफिंग प्रोसेस। ओके, सो इन टुडेज वीडियो यू कैन सी दैट वी डिस्कस
staffing process as a whole, and you can see that there are basically 5 steps in the staffing process. Mainly there are 5 steps in the staffing process, but if we are talking about the special if we are talking about the small firms, or the firms which do not keep or create a HRD department, HR department, that is a human resource department, he also they also follow the 3 more steps like a performance appraisal, अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मेज़र करना, और ऑन द बेस ऑफ देयर परफॉर्मेंस उनको प्रमोट करना, उनके कैरियर के बारे में प्लानिंग करना, एंड टू डेवलप अ सुटेबल कंपनसेशन पॉलिसी फॉर देयर एम्प्लॉयज़. ओके, सो इन टुडेज वीडियो वी डिस्कस्ड द very important topic of the chapter, that is in staffing, and our topic is staffing process, and I hope today we cleared all the topics very easily. Apart from this, if you have any doubt or suggestion regarding this video, please ask me in the online classes as well in the WhatsApp group, and I request to all the students, please see the videos regularly because it is very beneficial for you. So thank you, take care, goodbye.